हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो इस चैप्टर से आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं इस पूरे सिलेबस को मतलब इस आज के चैप्टर का जो नोट्स तैयार किया हूँ वो बहुत यूनिक तरीका है। आप पढ़ेंगे लास्ट में तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप इस तरह से अपने स्कूल में भी नहीं पढ़े थे। क्लियर है? एक ही वीडियो में सब कुछ आप पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग लगा लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से आपके हेल्प के लिए बहुत मेहनत किया जाता है आप सभी बच्चों को। तो आप अगर हेल्प इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो वैसे भी किसी बच्चों को आप शेयर करें जो भी फ़ायदा उठा सके, जो कि बेचारा कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहा है और वो बहुत दूर है, कहीं उससे कोचिंग का कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेंगे। और इससे पहले कि आप अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में CRAC क्रैक पॉलिटेक्निक सर्च करके और आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि वहां पे जुड़ के बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं और तो आप भी इस चीज का बेनिफिट उठाएं। पहले से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना आज का चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये क्या है? देखिए, हम लोग जो केमिस्ट्री जब शुरू किए थे तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़े, एटम के बारे में पढ़े थे। एटम के बाद फिर हम लोग 30 एलिमेंट को याद किए थे। तो उस तरह से इन सब चीजों को हम लोग पढ़ लिए थे। अब इस एलिमेंट को किस तरह से वर्गीकृत किया गया, किस तरह से सजाया गया, उस चीज को पढ़ेंगे। उसमें एक पीरियोडिक टेबल आता है, आपको जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल। तो आज का चैप्टर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पे हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल है क्या, कौन बनाया, किस लिए बनाया गया, इसका क्या फायदा है, सारी बातें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक ग्रुप में रखने की प्रक्रिया को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि एक समान गुण वाले तत्व, जैसे मान लो आपका क्लास होता है ना, क्लासरूम इसमें गर्ल्स होते हैं और बॉयज होते हैं और टीचर होते हैं। तो देखिए, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट जगह बना दिया, बॉयज के लिए अलग सेपरेट बना दिया और टीचर के लिए अलग सेपरेट जगह बना दिया। तो इस तरह का जो वर्गीकरण हुआ कि हाँ, इस रो में गर्ल्स बैठेंगी, इस रो में बॉयज बैठेंगे और इधर टीचर बैठेंगे। तो क्या किया गया? एक गुण वाले, एक तरह के लोगों को, एक तरह की चीजों को एक तरफ रख दिया गया, दूसरी तरफ चीज को दूसरी जगह में रख दिया और तीसरी तरफ की चीज को तीसरी जगह में रख दिया, ताकि सबका एक तरह से, मतलब इधर गर्ल्स रहेंगी तो इनका सबका गुण धर्म, मतलब की क्वालिटी, वो सब एक तरह से मैच करेगा। तो यहाँ पे है कि एक तरह के एलिमेंट को, वैसा एलिमेंट जो एक तरह का बिहेवियर शो करता है, उसको एक ग्रुप में रख दिया गया और बाकी एलिमेंट जो दूसरे तरह का बिहेवियर करता है उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। इस तरह से लाइन में दूसरे लाइन में खड़ा कर दिया गया, दूसरे ऐसे रो में सजा दिया गया। इसी सजाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, मतलब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इंग्लिश में पढ़ ले। ऑल एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। यही लिखा हुआ है कि वैसे सारे एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया जो एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं। इसी मतलब कि एक जैसे बिहेवियर वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखने की प्रक्रिया को और फिर दूसरे तरह के एलिमेंट को फिर एक ग्रुप में रखने की प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे रखा गया है, कौन कौन रखे। तो ये काम करने के लिए बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपने अपने तरीका से उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट को वर्गीकृत करके गया, मतलब कि रख के गया, ग्रुप्स में सजा के गया, ग्रुप्स या पीरियड में। तो उसी में से एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है डोबेराइनर। उन्होंने ट्रेड्स का थ्योरी दिया। डोबेराइनर ट्रेड्स थ्योरी दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कोई ट्राइड्स थ्योरी भी पढ़ता है, ट्राइड्स थ्योरी पढ़िए आप, डोबेराइनर का ट्राइड्स थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। ट्राइड्स वर्ड से ही पता चलता है, ट्राई मतलब थ्री होता है, त्रिक मतलब थ्री होता है।
तो इन्होंने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट को, ऐसे तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा जिसका क्या होता है, जिसका प्रॉपर्टी मतलब कि जिसका गुण धर्म एक जैसा बिहेव करता है, उसको तीन तीन के ग्रुप में सजाया। मतलब कि तीन गो एलिमेंट लिए, इसको एक तरह का जो बिहेवियर शो करता है एक साथ रख दिए, फिर तीन एलिमेंट लिए जो एक साथ बिहेवियर शो करता है उसको एक साथ रख दिए। और क्या इन्होंने खास बताया, इन्होंने बताया कि देखो भाई जो ये हम तीन एलिमेंट ले रहे हैं ना, इनको हम एटॉमिक मास के बेसिस पे हम अरेंज कर रहे हैं। किस पे? एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान पे। और इन्होंने बताया कि इस दो एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर आप निकाल के उसको ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे, मतलब कि अगर इन दो लास्ट वाले और शुरू वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा वो तीसरे वाले एटम का एटॉमिक मास होगा। क्या है आपको अब समझाता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है इनके द्वारा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक मास। ये एलिमेंट को कैसे अरेंज किया? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए, कॉल्ड ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रेड्स का नियम या ट्राइड्स का नियम या तिर्यक का सिद्धांत किसने दिया था? तो डोबेराइनर। पूछेगा सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो डोबेराइनर। क्लियर है? Having similar chemical properties, the atomic mass of the middle element is the average of the other two। वही तो मैं बताया कि जो बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो तत्वों के एटॉमिक मास के औसत के बराबर होता है। हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तत्वों के उसके बढ़ते द्रव्यमान संख्या के आधार पर इन्होंने सजाया। पूछेगा कि डोबेराइनर जो अपना त्रिक सिद्धांत दिए थे उसमें तत्वों को कैसे सजाए थे, एलिमेंट्स को कैसे सजाए थे? तो इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, इस बात पे ध्यान देंगे। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। इन्होंने दो बातें की। पहला कि एटॉमिक, तीन बात, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए। दूसरा बात कि तीन तीन तत्वों को सजाए एक साथ। और तीसरी बात कि उन्होंने कहा कि बाकी जो तत्व, दो तत्व का एटॉमिक मास जो होगा का औसत तीसरे बीच वाले तत्व के एटॉमिक मास के बराबर होगा। क्या है? देखिए मान लीजिए ये मैं तीन एलिमेंट ले लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। एटॉमिक मास आप ध्यान रखें, एटॉमिक नंबर मतलब नहीं बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास बोल रहा हूँ। सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। अगर इसको आप ऐड करोगे तो 39 + 7 कितना होता है? 2, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। इसका एवरेज कितना है? 23। तो देखिए इन दोनों शुरू वाले और लास्ट वाले एटम के एटॉमिक मास का एवरेज क्या आया? बीच वाले एटम का एटॉमिक मास का एवरेज आया। इन्होंने यही बताया था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। और ऐसे तो किए ये, लेकिन इस तरह से इनके ये रूल वाला बहुत सारा एलिमेंट फॉलो नहीं कर पाया। बहुत सारा एलिमेंट ऐसे रूल पे नहीं बैठ रहा था कि तीन एलिमेंट को सजा दो और बाकी तीनों का ग्रुप गुण एक जैसा मिल रहा है और दो का औसत बीच वाले के औसत के बराबर हो। तो इस तरह से इनका रूल फेल हो गया और आगे चल के इनका रूल आगे ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। कौन आए? ये देखिए। अच्छा, मैं ये बता दूं कि डोबेराइनर जो अपने त्रिक सिद्धांत में एलिमेंट को सजाए थे, इतना ही एलिमेंट को सजा पाए, इसको 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 इसको, इसके बाद वो फेल हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी सिलसिला को जारी करते हुए नेक्स्ट एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिनका नाम था न्यूलैंड लॉ, मतलब न्यूलैंड। उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, मतलब कि न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। आपको पता है ऑक्टेव, ऑक्टेव वर्ड से ही पता चलता है आपको 8। जैसे तिर्यक वर्ड से 3 पता चलता था, ऑक्टिक वर्ड से कितना पता चलता है? 8। और अष्टक वर्ड से कितना पता चलता है? तो 8। इन्होंने भी वही काम किया जो काम वो किए थे। क्या किए थे? डोबेराइनर किए थे। लेकिन इनके बाद में और डोबेराइनर के बाद में सिर्फ इतना ही अंतर था कि डोबेराइनर तीन तीन ग्रुप का मतलब कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे, बट ये क्या किए? 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाए। मतलब वैसे 8 एलिमेंट को एक साथ रखे जिसका एक ग्रुप एक जैसा हो। और 8वां एलिमेंट देखिए, जैसे 7 एलिमेंट एक 8वां एलिमेंट, पहला मतलब कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का क्या हुआ, मतलब कि फिर से रिपीट हो गया, फिर 8 को ऐसे रखे। तो इस तरह से इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। तो पूछेगा न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में कितने एलिमेंट को लिए? तो 8 एलिमेंट को लिए। ठीक है, इनका भी जो सजाने का तरीका था, तत्वों को वर्गीकृत करने का तरीका था,
उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाए, वो भी एटॉमिक मास के ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए थे और ये भी एक एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो अपना 8 तत्व जो सजाए थे वो म्यूजिकल नोट्स पे, संगीत के जो सारे गामा होता है ना, इसके बेसिस पे सजाए थे। क्लियर है? और क्या कह रहा है कि अब इनका भी रूल आगे चल के फेल हो गया, क्योंकि ये क्या कहते, इनमें क्या कमी थी, ये क्या कहते कि इनका रूल फेल हो गया था। जब ये अपना जो एलिमेंट को वर्गीकृत कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे, तब तक इन्होंने 56 एलिमेंट को ही वर्गीकृत किया अपने पीरियोडिक टेबल में, और इन्होंने कल्पना कर दिया कि दुनिया में इतना ही एलिमेंट है, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं है, जो कि आपको आगे चल के पता चला है कि आगे अभी तो बहुत है, 118 शायद एलिमेंट है, इतना एलिमेंट है। तो आगे चल के इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया, और ये इनका भी रूल फेल हो गया। और इनके रूल में और एक का दिक्कत था, इनके रूल में ये दिक्कत था, पहला तो ये तो गलत बोल दिया कि अभी अब 56 से ज्यादा एलिमेंट खोजा ही नहीं जा सकता, जबकि इससे ज्यादा एलिमेंट खोजा गया। दूसरा था इनका कि इनका जो ऑक्टेव लॉ था ना, वो कैल्शियम तक ही लागू होता था। किससे दो बात पूछता है कि डोबेराइनर के जो वर्गीकृत करने का तरीका था उसमें क्या क्या खामियां थी, तो उनका जो तो कैल्शियम तक ही लागू होता था, और दूसरा बात कि उन्होंने क्या बोला था कि 56 ही एलिमेंट होंगे प्राकृतिक में। तो ये दो बातें इनके सिद्धांत को क्या करता है, गलत करता है, और इस तरह से इनका रूल भी फेल हो गया। और क्या था इनके रूल में कमी, इनका जो रूल था वो इनका सिद्धांत हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है, जो हेवी मेटल्स हैं उनके लिए लागू नहीं, हाइड्रोजन से थोरियम तक को ही ये सजा पाए। और इन्होंने क्या ये और क्या बोले थे कि नोबेल गैस के खोज के बाद इनका रूल फेल हो गया, मतलब कि वही मतलब लिखा हुआ है कि ये 56 एलिमेंट को प्रिडिक्ट किए थे और उससे ज्यादा एलिमेंट खोज लिया गया, तो इस तरह से इनका भी रूल फेल हो गया। हालांकि ये लोग रूल फेल किए लेकिन बहुत कुछ सिखाते गए, और इनके बाद इनका जो सजाने का तरीका था इस तरह से, जिसको पीरियड बोलते थे, और ये जो वर्टिकल होता है उसको ग्रुप बोले थे, जो क्षैतिज होगा उसको ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल होगा मतलब इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को इंग्लिश में आप समझ लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड मतलब आवर्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा इनका और बता दूं कि इनके सजाने का तरीका ये था, इस तरह से ये इनका ग्रुपिंग किए थे। देख रहे हैं आप, एक और इनमें एक और कमी थी कि एक ही जगह पे दो एलिमेंट को रख दिए थे। तो न्यूलैंड्स में क्या क्या कमी हुआ, इन्होंने बोला 56 ही एलिमेंट होंगे, फिर इन्होंने एक ग्रुप में दो एलिमेंट को रख दिया। फिर इनके जो एटॉमिक जो इनका वर्गीकृत करने का तरीका था उनका और एक गलत तरीका था। क्या था, ऊपर देखे थे हम लोग कि इनके मैं समझा दूं आपको, ये वाला कि ये कैल्शियम तक ही लागू होता है उनका। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए मेंडलीफ, ये हद तक बहुत कुछ सक्सेस कर गए। ये मेंडलीफ क्या किए, देखिए क्या किए। मेंडलीफ के बारे में पूछता है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी कैसे था। देखिए, सबसे पहले तो वो लोग जो अभी कर रहे थे तत्वों को वर्गीकृत ही कर रहे थे, लेकिन मेंडलीफ आए जो कि आवर्त सारणी बनाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया, तो वो है मेंडलीफ। वो क्या है, मेंडलीफ। आप ना डोबेराइनर मारेंगे ना न्यूलैंड मारेंगे, सबसे पहले आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, मेंडलीफ बनाया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी, ठीक है, इनके आवर्त सारणी में क्या था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये भी एलिमेंट को मतलब तत्वों के उसके परमाणु, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार से ही सजाए। पहला बात क्लियर, क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलिमेंट को किस तरह से सजाए थे, तो उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। कौन, मेंडलीफ। सब इससे पहले जितना भी आए थे सब परमाणु द्रव्यमान से ही सजाए थे। इसके बाद इनके टाइम में कितना तत्व था, 63 तत्वों को, एलिमेंट को खोजा जा चुका था, जबकि न्यूलैंड के टाइम में कितना था, 56। आप इन सब चीजों पे भी ध्यान रखेंगे। जब ये अपना आवर्त सारणी बनाए तो ये भी जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ जो लाइन है, इसको पीरियड बोले, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। आप इस बार कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि किसको ग्रुप बोलते हैं और किसको पीरियड बोलते हैं, और अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियड, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रुप। अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा जिस तरह से याद किया हूँ उस तरह से आपको बता। देखिए, ये पीरियड पी से स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप जी से। एबीसीडी में ग्रुप क्या है, छोटा है, और ये पी क्या है, बड़ा है। तो कहीं भी अगर जाइएगा तो छोटा भाई क्या रहता है, अगर एक चेयर है
दो, एक ही चेयर है, दो लोग हैं, तो बड़ा वाला भाई बैठ जाता है और छोटा भाई उसके मतलब कि रिस्पेक्ट में वो खड़ा रहता है। तो छोटा वाला क्या है, जो ग्रुप है वो वर्टिकल वाला है और पी जो है वो बड़ा है, वो तो इसलिए बैठा हुआ है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ये ऐसे ही याद करने का एक तरीका है कि आप भूल जाए तो। अब इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसका क्या क्या फायदा था, इनका ये जो बनाए थे बाकियों से क्या अलग था। इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया ना, तो इन्होंने एक खास बात ये, जब जिस तरह से ये अपना पीरियोडिक टेबल बनाए तो ये इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। ये न्यूलैंड की तरह नहीं थे कि वो बोल दिए कि हाँ अब 56 से ज्यादा खोजा ही नहीं जाएगा। इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि इससे ज्यादा भी एलिमेंट खोजा जा सकता है। और जब अपना ये पीरियोडिक टेबल बनाए तो कुछ जगह खाली रख दिए कि अगर उनको पता था कि फ्यूचर में कोई ना कोई इस चेयर पे बैठने आएगा, तो इनके मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा मेरिट ये था कि वो ऐसे एलिमेंट्स का भी पता लगाएं कि हाँ ये सब भी एलिमेंट आने वाले समय में खोजा जाएगा और रियल में वो सब चीजें खोजे गए। देखिए इन्होंने कितना इनका दूर विजन था, ये पहले से ही मतलब भविष्यवाणी कर दिए थे कि कुछ एलिमेंट खोजा जाएगा और वो खोजा गया, उसके लिए जगह भी छोड़ दिए थे। आप समझ रहे हैं कितना मतलब ये दूर सोचते थे, कितने अच्छी तरीके से तत्वों को ये समझ रहे थे। तो पहला था कि ये क्या इनका क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट, कुछ तत्वों के होने का इन्होंने अनुमान लगाया था। नए तत्वों के लिए स्थान भी छोड़ दिया था और नोबेल गैस के लिए भी जगह छोड़ दिया था इनका। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो देखिए ऐसे नहीं कि लगातार जितना है सबको सजा दिए, कुछ कुछ जगह भी छोड़ते गए और उन्होंने कहा कि इस जगह पे आने वाले समय में कोई ना कोई विद्वान ऐसा एलिमेंट सर्च करेगा जो इस जगह पे रखने लायक है, उसका जो क्या होगा प्रॉपर्टी इस जगह पे रखने लायक लगभग बराबर होगा। और फ्यूचर में ऐसा हुआ, वैसा एलिमेंट खोजा गया कि जो इस जगह पे आया वही इस जगह पे आया, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट का एक तरह के ग्रुप में एक ही तरह के एलिमेंट रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम करके गए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि अगर ये जो मान लो कि यहाँ पे खाली जगह छोड़े हैं, यहाँ पे मान लो खाली जगह छोड़े हैं, तो यहाँ पे खाली जगह छोड़े हैं तो बोले कि इसका नाम क्या रहेगा। तो वो बोले कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है, तो सोडियम से पहले वाला एलिमेंट अगर खोजा जा चुका तो आप इसको क्या बोलेंगे, इका सोडियम, इका का मतलब होता है पहले, मतलब सोडियम से जस्ट पहले, तो इसको क्या बोले, इक्का सोडियम। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो इनका मेरिट क्या हो गया कि ये पहले ही प्रिडिक्शन कर दिए थे कि तो खोजे जाएंगे और उसके लिए पोजीशन भी छोड़ दिए थे। नोबेल गैस के लिए भी पोजीशन छोड़ दिए गए थे। इनके जो आवर्त सारणी है, इनके आवर्त सारणी में एक बहुत बड़ा चूक हुआ। वो क्या हुआ, इन्होंने आइसोटोप्स को मतलब समस्थानिक को, आइसोटोप्स और आइसोबार हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखें। आइसोटोप्स को एक स्थान पे रखा, एक स्थान मतलब कि आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं बता पाए कि मेरे पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप जैसा वर्ड इनको नहीं पता था कि फ्यूचर में आइसोटोप्स भी आएंगे, मतलब कि वैसे भी एटम आ जाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो ये यहाँ पे ये फेल हो गए। और इन्होंने क्या, जो हाइड्रोजन एटम है ना उसका जगह नहीं, मतलब ये कंफ्यूज रह गए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखे, तो हाइड्रोजन का जगह नहीं बता पाए और आइसोटोप्स का जगह नहीं बता पाए, इसलिए इनका भी रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप समझ गए इनके रूल्स में। लेकिन इनके रूल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछेगा कि सबसे पहले आवर्त सारणी कौन बनाया था, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस बेसिस पे, एटॉमिक मास पे बेसिस है। और इनके आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने पीरियड है ये भी पूछता है। तो आपके इनके ग्रुप में 7 आवर्त, 7 पीरियड और 8 ग्रुप है, यह भी ध्यान रखेंगे, 8 ग्रुप और 7 आवर्त। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इनके ये जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे तो कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे ये भी पूछता है आपसे। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक बटन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो मेंडलीफ का भी पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। सबसे लास्ट में आए हेनरी मोसले। 1913 में एक बहुत महान साइंटिस्ट हेनरी मोसले आए जिन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, तो क्या मतलब था, हेनरी मोसले ने बनाया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोसले ने बनाया। अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले पीरियोडिक टेबल कौन बनाया, तो वो बनाया मेंडलीफ। लेकिन पूछेगा आधुनिक पीरियोडिक टेबल कौन बनाया, तो हेनरी मोसले। आप समझ पा रहे हैं अंतर दोनों बातों में। इन्होंने क्या किया,
ये जो है ना बहुत अलग, सबसे अलग सोचे। अब तक जितने भी सब लोग थे सबको तत्वों के उसके एटॉमिक द्रव्यमान पे, मतलब कि एटॉमिक मास के आधार पे सजा रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, तत्वों के उसके एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाना शुरू किया। इन्होंने एलिमेंट में एक नया चीज देखा, और वो देखे कि जो एलिमेंट का जो गुण धर्म है ना, जो उसका प्रॉपर्टीज है, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके एटॉमिक मास पे। तो इन्होंने अपना क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल कौन बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हेनरी मोस्ले। इनका पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस है, तो तत्वों के एटॉमिक नंबर पे, नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पे आधारित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खोज तो क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हेनरी मोस्ले ने एटॉमिक नंबर की खोज की, और उस तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक, ये भी पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के, परमाणु संख्या के उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाए, ना कि वो बढ़ते हुए एटॉमिक भार के बजाय। ठीक है, तो आपको इसके रूल को समझने के लिए दो बातें आपको आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। इसको हम डिटेल्स में पिछले वीडियो में, एक वीडियो में बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख ले। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उस एलिमेंट का उसका क्या बोलते हैं, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये क्या है, मान लो लिथियम है, तो इसके एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। बेरिलियम है तो इसके सेंटर में, न्यूक्लियस में कितने, 4 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका बोरॉन का 5। तो आप समझ गए एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को अगर ऐड कर देते हैं तो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। जनरली अब आपको एटॉमिक नंबर बहुत सारे चीजों का याद है, लेकिन एटॉमिक मास नहीं याद है, तो एटॉमिक नंबर को लगभग दोगुना कर दोगे, लगभग दोगुना, बराबर नहीं, 2 टाइम्स कर दोगे तो उसका लगभग लगभग एटॉमिक मास आ जाता है, परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। मतलब कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू 2 गुने एटॉमिक नंबर। ऐसा होता नहीं है, ये लगभग लगभग बराबर होता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। तीसरी बात कि एटम्स कैसे रहते हैं, तो मैं बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसके सेल में। तो सेल में किस तरह से रहता है, तो मैं बताया था कि देखो, ये के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है और एन सेल। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, एम सेल में 18 और इसमें 32। किस फॉर्मूला से पढ़े थे, 2n² से। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी सजाना सीखे थे। जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन का देखो, ये कार्बन एटम का एलिमेंट है, तो कार्बन में देखो फर्स्ट सेल में इसका कितना होता है, 6 होता है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना रख सकता है, 2, और दूसरे सेल में कितना बच गया, 4, तो दूसरे सेल में 4, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो ये कार्बन है, इसमें परमाणु संख्या कितना हो गया, 6, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। अब हम लोग इसका समझते हैं कि ये इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें क्या क्या खास बातें थी। देखिए, पहला खास बात इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाया। दूसरा कि इनके पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप थे, इस तरह से 18 ग्रुप थे, और 18 आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और इस तरह से कितने पीरियड थे, सबसे तो पहले यही 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने ग्रुप है और कितने पीरियड है। तो ग्रुप कितने हैं, 18, पीरियड कितने हैं, 7। क्लियर है। अब इसमें आपको सब आवर्त को याद नहीं करना है। और क्या लिखा गया, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए इसको हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा गया। यहाँ पे आवर्त सारणी इनका सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन का आवर्त संख्या बहुत सबसे कम है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इसमें आपको सारे आवर्त को, कितने आवर्त हो गए, 7 आवर्त हो गए, तो आपको सातों एक पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एलिमेंट है, दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट है, आजकल आपसे पूछ लेता है। तो आप कैसे याद कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, पहले आवर्त में 2 एलिमेंट रहते हैं, दूसरे आवर्त में, मतलब इसमें देखिए 2, देखो ये कैसे मैं समझा दूं, पहले आवर्त में कैसे 2 एलिमेंट है। देखिए पहले आवर्त, मतलब इसको, ये सीधे लाइन को पहले आवर्त बोलेंगे, तो 1 और 1, पहले आवर्त में 2 एलिमेंट है। दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तीसरे आवर्त में 18 है। इस तरह से आप गिनते जाएंगे। चौथे आवर्त में 18, तीसरे आवर्त में 8 है, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18 और छठे आवर्त में 32। छठे आवर्त में आप जैसे गिनने जाएंगे तो 32 नहीं होगा, यहाँ ये कम होगा,
तो इसी में से निकाल के यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, ये सब जो एलिमेंट है, ये 2 सीरीज यहाँ पे रखा गया है, ये भी छठे आवर्त के ही रखे गए हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, एक को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो ये छठे आवर्त के ही है। ठीक है, 7वें आवर्त में शेष एलिमेंट जो है वो सब क्या है, 7वें आवर्त में है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि छठे आवर्त में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, तो 32। 5वें आवर्त में कितने रखे गए हैं, तो 18। चौथे आवर्त में कैसे कितना रखे गए हैं, तो 18। कैसे आपको याद रखेंगे, 2 8 8 18 18 32। आपसे अगर पूछेगा कि तीसरे ग्रुप में कितना रखा गया, अच्छा पहला दूसरा तीसरा 8 रखा गया, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। आप इस तरह से याद कर लेंगे सारे ये ग्रुप्स। हम लोग को याद होगा कि किस ग्रुप में कितने एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि वो सबसे हल्का है। अब याद कर लेते हैं कि कौन से ये तो हम लोग उसका आवर्त याद कर लिए, कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट है। ग्रुप को भी आपसे पूछता है कि किस ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो सब कुछ आपको नहीं याद करना है। कुछ मतलब कि जो 5 ग्रुप है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो पहला ग्रुप है, 18 ग्रुप है ना, तो जो पहला ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, इस ग्रुप के तत्वों को आप क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, क्षारीय धातु। अल्कली मेटल मतलब क्षारीय, मतलब बेसिक एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप पढ़े भी होंगे अपने बुक में। और इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, मतलब बेसिक वाला। ठीक है, तीसरे ग्रुप 11वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सिक्का धातु, क्योंकि इसमें क्या आता है, देखिए कॉपर, ये सब सिल्वर ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। सिक्का धातु वाला ग्रुप 11वें ग्रुप का। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट को सिक्का धातु या क्वाइन मेटल बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, 11वें ग्रुप को। फिर आपसे पूछता है कि हेलोजन किसको कहते हैं, किस ग्रुप को हेलोजन कहते हैं, तो 17वें ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं। इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। 17वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजन। और 18वें ग्रुप को क्या बोलते हैं, शून्यक, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या होते हैं, इसका जो एलिमेंट का वैलेंसी 0 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्य ग्रुप बोलते हैं, निष्क्रिय ग्रुप बोलते हैं, या नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो 18वें ग्रुप को नोबेल गैस बोलते हैं। क्लियर हो गया। और इसमें जो ये जो हेलोजन्स है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव है, क्रियाशील है, वो कौन सा है, फ्लोरीन है। क्यों फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, जब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 9 होता है, तो 2 और 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको 1 मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, मतलब किसी से रिएक्शन करके कैसे भी चाहता है कि हम अपने आप को एक पूरा कर ले, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। क्लियर है। तो आपको ये इतना ग्रुप आना चाहिए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप को अल्कली मेटल, दूसरा ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल, 11वां को सिक्का धातु, 17वां को हेलोजन्स, और 18वां को शून्य ग्रुप या नोबेल गैस, या उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव सीरीज। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अभी तक कुल जो ज्ञात एलिमेंट है ना 118 है, जिसमें से पूछता है कितने मेटल है, कितने धातु हैं, 91। इंग्लिश वाले यहाँ पे लिख लेंगे मेटल, कितने मेटल है 91, और कितने नॉन मतलब कि अधातु है, नॉन मेटल है 27। क्लियर है। और आपसे क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अगर पूछेगा आपसे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट, तो ऑक्सीजन। अगर पूछेगा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु, मेटल, देखिए एलिमेंट बोल पूछेगा तो ऑक्सीजन, धातु पूछेगा, मेटल पूछेगा तो एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल पूछेगा तो सिलिकॉन। और अब पूरे आवर्त सारणी में पूछेगा सबसे हल्का कौन है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन कहेगा सबसे हल्का धातु, मतलब सबसे हल्का मेटल, तो लिथियम। सबसे भारी तत्व पूछेगा अनअक्टियम, ये मैनमेड है, अनअक्टियम मैनमेड है। अगर आपसे पूछेगा सबसे भारी तत्व जो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल तरीका से, तो वो कौन सा होता है, थोरियम। इसके बाद आपसे पूछेगा सबसे भारी धातु, देखिए तत्व और धातु में आप ध्यान रखेंगे, कहाँ धातु पूछ रहा है, कहाँ तत्व पूछ रहा है। सबसे भारी मेटल तो ऑस्मियम, और इसका डेंसिटी सबसे हाई होता है। और 2 बातें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो धातु है वो लिक्विड स्टेट में, कौन सा जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में है, तो पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं। और पूछता है कि कौन सा जो अधातु है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड स्टेट में रहता है, वो ब्रोमीन। तो इतना बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए। और इसमें थोड़ा सा समझें, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप पेशेंस करके समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल के लिए और नया वीडियो नहीं करेंगे, इसमें सब कुछ कर लेंगे। ठीक है।
इसके बाद आपसे क्या पूछता है, इससे आपके पूछता है साइज के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में किधर जाने से साइज बढ़ता है, किधर जाने से साइज घटता है, इधर जाने से साइज बढ़ता है कि घटता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है कि घटता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए टॉप टू बटम, ऊपर से नीचे आते हैं अगर आप पीरियोडिक टेबल में तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखिए साइज बढ़ने का तरीका क्यों, ये वजह है कि जैसे जैसे ऊपर से देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी हीलियम तो इधर हाइड्रोजन के बाद लिथियम है इसमें। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और हाइड्रोजन का 1, और इसका क्या होता है? सोडियम का 11। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं सेल बढ़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के रखने का जगह बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है। तो सेल के बढ़ने के वजह से ऊपर से नीचे आने में क्या बोलता है? एटॉमिक उसका साइज बढ़ते रहता है, एटम का साइज बढ़ते रहता है। याद हो गया कि ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बढ़ता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है या घटता है। इससे ये भी पूछ लेगा हाइड्रोजन से लिथियम बड़ा है कि छोटा है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन से लिथियम बड़ा है, नीचे है, तो नीचे आने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है, इसलिए लिथियम बड़ा है। और पूछता है बाएं से दाएं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी क्या होता है? साइज घटता है। क्यों घटता है? देखिए ये एक मतलब कि एक इस सीरीज में है तो सब में सेम, तो सेल तो सेम। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसका क्या होता है? इसमें भी 3 ही है, इसमें इसका भी एटॉमिक नंबर 4 है, लेकिन इसके बाहरी सेल में आप देख रहे हैं कि सेल अलग होने से मतलब नहीं है, इसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाता है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन था, यहाँ पे 4 प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे 5 प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज का संख्या बढ़ते जा रहा है और इसके आसपास निगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज का संख्या बढ़ेगा और उसके आसपास निगेटिव है तो ये लोग अपने काफी हाई फोर्स से इसको खींचेंगे और बहुत हाई फोर्स से खींच के इस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे, ऐसे ऐसे सिकुड़ा देंगे। तो ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से जो इसका साइज क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा है और प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा फोर्स से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपने तरफ और उसके साइज को छोटा कर देगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। क्लियर है? और एक आपसे बात पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्यों ये क्या है? देखिए किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने के प्रक्रिया को जो एलिमेंट जल्दी जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को अचीव करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा, उसको हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलेंगे। तो अभी हम बोले थे कि फ्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बहुत जल्दी ही किसी से इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा। तो ये क्या होता है? सबसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा एलिमेंट है? तो कौन सा है? ये क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरीन है। ठीक है, कौन सा है? फ्लोरीन। तो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि देखो इधर जैसे जैसे जाते हो उसके जो ये सबसे लास्ट ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। क्लियर है? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज घटता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछता है, कहाँ पे आकार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे क्या होता है? कम होता है। लिथियम यहाँ पे इस अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो लिथियम का सबसे ज्यादा तो होता है और जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे घटते जाएगा। ठीक है, अब आपको कभी कभी लिथियम और सोडियम एक साथ दे देगा, पूछेगा किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो आपको ध्यान में रखेंगे कि लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए और भी कुछ बातें ये जो नोट करने वाली है, जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था ना, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट था, लेकिन जो आधुनिक मोस्ले का जो है वो एटॉमिक नंबर पे है। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और इसमें कुछ नहीं, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जो अभी तक पढ़े उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप आई होप कि आप बता पाएंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को आप टिक करेंगे और आप देखिएगा कितने अच्छे से आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपको कितना क्वेश्चन आप खुद से कर ले रहे हैं पढ़ने के बाद। पहला क्वेश्चन है कि
तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था? तो मैंने आपको बता दिया था कि तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया था? डोवे राइनर ने किया था। कौन किया था? डोवे राइनर। नेक्स्ट, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्वों को वर्गीकरण के संबंध में ट्रायड्स का नियम, त्रियक नियम कौन दिया था? डोवे राइनर दिया था। कौन दिया था? डोवे राइनर दिया था। ये तो आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक नियम कौन दिया था? सबको याद है। कौन दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, ऑक्टेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मैं बताया था कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। ध्यान में रखिएगा, मेंडलीफ, मोस्ले मत मारिएगा। सबसे पहले पूछेगा तो मेंडलीफ, और पूछेगा आधुनिक तो क्या बताइएगा? मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मोस्ले ने बनाया था। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप साथ साथ में अपने कॉपी पे आंसर लिखते जाएंगे ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में इजी हो। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ किस आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किए थे? परमाणु द्रव्यमान पे। लेकिन मोस्ले किस पे किए थे? परमाणु संख्या पे। तो मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो अभी आपको बताए थे कि 11 वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? सिक्का धातु बोलते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह किसको बोलते थे? सबसे लास्ट को, 18वें वाले को। तो इस ग्रुप में रखने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय, क्योंकि उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, तो वो निष्क्रिय रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें प्लीज। आप जितना, मैं आपके लिए जितना मेहनत करता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसको वीडियो को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फैलाओ, आग लगा दो कि हाँ यहाँ पे पॉलिटेक्निक का सबसे अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अगर रियल में आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तभी फैलाओ। क्लियर है? सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु अभी बताए थे हम, ऑस्मियम है। धातु पूछ रहा है तो आप ध्यान में रखेंगे ऑस्मियम। इसके बाद सबसे हल्का धातु कौन सा है? बताइए, सब लोग बताइए। सबसे बड़ा हल्का मेटल, धातु मतलब मेटल, तो लिथियम अभी पढ़े थे। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का एलिमेंट पूछ रहा है, तो बताए थे कि अगर सबसे हल्का एलिमेंट बोलेगा तो आप हाइड्रोजन मारेंगे। सबसे हल्का धातु पूछेगा, मतलब मेटल पूछेगा, तो आप लिथियम मारेंगे। ध्यान में रखेगा, यहाँ पे लिथियम मत मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। इंग्लिश वाले बच्चे मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। तो पूछ रहा है कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? तो फ्लोरीन है, अभी जस्ट पढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु के बारे में, एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा धातु कौन सा मिलता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि एल्यूमिनियम। अगर वो तत्व पूछेगा तो तत्व ऑक्सीजन और धातु एल्यूमिनियम। अब अधातु सिलिकॉन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आ ही गया, तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। तत्व मतलब एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो मतलब पूछ रहा है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? तो आप अभी पढ़े थे कि लास्ट वाला को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, इंग्लिश में नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस या जीरो ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला अल्कली मेटल बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताइए? पहला ग्रुप, पहला सदस्य को क्या बोलते हैं? एक क्षार धातु, अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल। दूसरे को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। 11वें को क्या बोलते हैं? सिक्का, क्वाइन मेटल। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में कितने पीरियड होते हैं? पूछा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे पीरियड में कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं? तो हम आपको बताया था ना कि दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं। दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं बताया था? 2 8 1 मिनट 8 18 18 32। तो दूसरे में कितना? 8। तो ये आपका बी हो जाएगा, कर सकेंगे।
हम लोग बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर लेंगे, बहुत सारा चीज़ खत्म कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।